वो जगदीश कातिल से पूछो, वो बता देगा सारा। हाँ, वैसे लोग बाग हैं जिनका काम ही यही है, जो वो सारी भविष्यवाणी करते हैं। राजेश पायलट, गजब की उनकी क्षमता थी, उन्हीं के बेटा हैं, और मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीति में किसकी राजनीति को बेहतर समझते हैं? ऐसा क्योंकि अशोक गहलोत की क्षमता है कि सारी गंदगी और सब प्रकार के उसको समेट कर साथ रखकर वो शासन चला सकते हैं, इसलिए ये सरकार 5 साल चली। अगर ऐसे मौके पर साफ सुथरा आदमी होता कोई, तो कभी का गिर जाता। और सबसे बड़ी जो मैंने बीमारी बताई है, वो तो जो ये मैं की बीमारी है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो मोदी जी और ये हमारे गहलोत साहब दोनों एक ही बोली बोलते हैं, और वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए, शांति धारीवाल बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इनको मौका मिलना बड़ी चीज़ है। इनको मौका मिला मंत्री के रूप में काम करने का, अगर इनको मौका मिलता तो ये बेहतरीन मुख्यमंत्री भी साबित होते। अब वो वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत है, उनको ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबसे कमज़ोर करना चाहता है, तो ये तो राजनीति में ऐसे बिरला ही लोग हैं, और ये मानिए कि ऐसी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है जो पंचायती राज मंत्री थे, विधानसभा के चुनाव हुए तो हार गए और जाकर गांव में पंची का चुनाव लड़ा। आज हमारे साथ में हैं विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, जो कोटा सांगोद से विधायक हैं इस समय। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि आखिर उस समय इनके मन में क्या भाव आए थे, क्या विचार आए थे कि अचानक से सब कुछ छोड़ के जाकर पंची का चुनाव लड़ बैठे, जो सबसे छोटा चुनाव माना जाता है लोकतंत्र में। अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और उसके पहले मैं सरकार में मंत्री था, पंचायत राज का मंत्री भी था, पीडब्ल्यूडी का भी मंत्री था। और चुनाव में जब जनता ने अस्वीकार कर दिया और किसी अन्य व्यक्ति को काम करने का मौका प्रदान किया, तो मेरे दिमाग में पहले ही ये था कि मैं लोगों के बीच में लगातार काम करता रहूँगा। और क्योंकि जब मैं एमएलए नहीं था, तो मैंने सोचा कि पंचायत राज में जो भी पंचायत का सरपंच बनेगा, उसका हाथ मजबूत करूंगा, और मैं पंचायत में एक मेंबर की हैसियत से काम करूंगा। ये निर्णय मेरा पहले ही मन में मेरे था, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने जनता के सामने ये बात रखी, और मेरी पंचायत के एक वार्ड से निर्विरोध पंच चुना गया, और मैंने पंचायत में काम करने का जो अवसर मिला, मैंने काम किया। तो सोचा समझा था वो, और अभी भी मैंने घोषणा करी है कि मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर संभावना दृढ़ है कि जब भी पंचायत के चुनाव होंगे, मैं वापस एक बार फिर पंचायत में मेंबर की हैसियत से काम करना चाहूँगा, बशर्ते कि गांव वाले मुझे चाहें कि वो मैं मेंबर की हैसियत से काम करूँ। बाबू जी, जब मैं आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस पे आया, तो बाहर लिखा हुआ है कि कृपया चप्पल जूते ना उतारें, पहनकर ही अंदर आवें। अमूमन ये लिखा हुआ होता है, किसी भी नेता के घर चले जाओ या किसी भी बड़े के घर चले जाओ, कि जूते और चप्पल उतार के आइए। ये बहुत बार लोग बाग मकान के नीचे ही अपने जूते चप्पल खोल देते हैं, और जब एक आदमी जूते चप्पल खोल के ऊपर आता है, तो आने वाला उसके पीछे वाला सोचता है कि ये इस घर की परंपरा है कि जूते चप्पल खोलकर ही ऊपर आए। तो वो मुझे नापसंद है कि लोग वागों के जूते मेरे मकान के सामने रखे, और यहाँ पर कोई मेरे ऑफिस में कोई ऐसा कोई कालीन वगैरह तो है नहीं जो गंदा हो जाए। मैं चप्पल पहन के बैठता हूँ, तो दूसरा आदमी जूते खोल के क्यों आए, इसलिए मैंने लिखा है। मगर लोग बाग जल्दी में पढ़ते हैं इसको, वो शायद यही सोचते हैं कि जूते चप्पल खोल के आए, तो बहुत लोग बाग खोल देते हैं, और मैं उनको तब तक बात नहीं करता उनसे जब तक वो वापस जाके जूते पहन कर नहीं आते अंदर। अब जी, आप मुखरावाद के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा नेता जो अपने उसूल और सिद्धांतों की राजनीति करता है। हालांकि ऐसे नेता अब गायब हैं, अगर धरातल पे देखें। और आजकल जो नए विधायक बन के आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली अलग है, उनको अलग डेकोरम चाहिए, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ। मैं आपके बारे में पता कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि एक ऐसे नेता हैं जिनमें कोई लाग लपेट नहीं है, जिनको पैसे से प्रेम नहीं है,
जो उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी आप एक मंत्री हैं, आपके यहाँ पे प्रमोद जैन भाया, उनके खिलाफ आप जो मंत्रालय उनके पास में है उसको लेकर आप बड़े मुखर हैं। सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए, और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं आप। मैं भ्रष्टाचार के आरोप क्या लगाता हूँ? भ्रष्टाचार जग जाहिर है, तो जिनको दिखता है और उन्होंने आंखें बंद कर रखी है उसके बाद भी, उनसे इतना ही कहता हूँ कि आंखें खोल कर देखो, जो सबको दिख रहा है तुमको भी दिखना चाहिए। यही बात मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ। मगर आप जानते हैं कि राजनीति में संख्या का महत्व है और उसमें हर तरह के लोगों को उनका संख्या के लिए उनका सहयोग लिया जाता है, और इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों का महत्व बढ़ता जाता है। और राजनीति में धन का भी बहुत बड़ा भूमिका होती है। उस दृष्टि से भी जो कारनामे वो ये कर सकते हैं, उस प्रकार के काम मेरा जैसा विधायक अगर उसको चाहें तो उनसे क्या मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों की भी बहुत आवश्यकता है राजनीति में। दोनों पार्टियों में जो अव्वल नंबर के भ्रष्ट होते हैं उनकी भी उपयोगिता होती है सभी पार्टियों में, ये मेरा मानना है। आप कांग्रेस के साथ में बीजेपी को भी लपेटते हैं, कहते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। जो विपक्ष की भूमिका है बीजेपी भी निभा नहीं रही है उनके सामने। देखिए, बीजेपी की तो बात करना बेकार है। हमारी पार्टी और बीजेपी का कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। बीजेपी में तो बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। और हमारी पार्टी में जो मैं बोलता हूँ उसको हमारी पार्टी सुनती भी है और समझती भी है। और ये ज़रूर है कि कोई बात सच्चाई जो है कड़वी होती है तो चुप जाती होगी, मगर ये हमारी पार्टी की मानता है कि हम खुलकर अपने विचार रखते हैं और पार्टी हमें बोलने का मौका देती है। मगर बोलते वही हैं जो समाज के हित में हो, और जो समाज के हित में है वही पार्टी के हित में होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मुझे एक संदर्भ याद आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आप उनको भी सलाह दे रहे थे कि इस पद को त्याग दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। और ये पद ऐसे होते हैं जैसे शराब की लत लग जाती है, उसी तरीके से पद की भी एक लत लग जाती है। क्या आप भी उस चीज़ पे कायम हैं कि मुख्यमंत्री को अब युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं तो सदा ही बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि शराब का नशा वो तो बहुत इनोसेंट नशा है। कोई आदमी ने शराब पी ली, कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी मजदूर है, उसको शराब का शौक है, पी लिया, उसका नशा उसने पी, और जब नशा उतर जाता है तो फिर वो पछताता भी है। मगर जो सत्ता का नशा है वो उतरता नहीं है, वो जब चढ़ता ही रहता है जहाँ तक जनता उसे उतार नहीं देती। और एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, वो मैं की बीमारी। ऐसा कहते हैं कि मैग की जिसको हवा लगी उसको फिर न कोई दवा लगी। और इस मामले में दो लोग बाग जो श्रेष्ठ शिखर पे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने देखा दोनों को मैग की हवा लग गई है। और मैग की हवा खतरनाक है कि उसके फिर कोई दवा नहीं लगती। यहाँ से जो आपके यहाँ 12 से मंत्री है प्रमोद जैन भाया, उनके खिलाफ आप कहते तो रहते हैं लेकिन सबूतों के अभाव में बरी भी हो जाते हैं मुख्यमंत्री की नज़र में। नहीं, बरी हो रही जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा है कि हमारे गांव में, मैं छोटा था तब एक आदमी था, उसके बारे में लोग बात कहते थे कि साहब इसने मर्डर करा है, और उसने आदमी मार दिया, मगर वो कोर्ट से बरी हो गया। मगर गांव में जब उसके बारे में बात करते थे लोग बाग तो यही कहते थे कि इसका अमुक व्यक्ति की इसने हत्या करी थी और बरी हो गया। तो किसी की निगाह में बरी हो जाए वो तो एक है, मगर जो लोगों ने देखा है उससे कभी बरी नहीं होता। अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि राजनीति में ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि ऐसे आदमी का जिसके ऊपर कोई, जैसे आप हैं, आपके राजनीतिक उसूलों की सब लोग प्रशंसा करते हैं और ये बात बड़े नेता भी जानते हैं, इवन कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी आपकी बात है कि भरत सिंह ऐसा आदमी है।
आप बता रहे हैं कि मंत्री जी भ्रष्ट हैं। राजनीति में ऐसे लोगों का महत्व दोनों ही पार्टियों में आपने बताया कि होता है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों होता है ऐसे लोगों का? पार्टी को फाइनेंस की जरूरत होती है या फिर इनके पास में कुछ और हथकंडे होते हैं जो पार्टियों को चाहिए? आपने कोई कभी ऐसे विमान के बारे में सुना है जिसमें बिना ईंधन के उड़ता हो? कितना ही बड़ा जो वाहन है उसमें उतना ही ईंधन ज़्यादा लगता है। और राजनीति में पैसे का महत्व वो कहाँ से आ रहा है, किस चतुराई से आप इकट्ठा कर रहे हो, वो समझने की बात है। बिना पैसे के राजनीति चल नहीं सकती। और जो भ्रष्ट तरीके से धन इकट्ठा करता है उनका महत्व उसको है अपने आप में समाज में। आज समाज में महत्व है उसका। पैसे का महत्व हमेशा रहा है। पैसे का महत्व समाज में हमेशा रहा है और उसके बलबूते के ऊपर बहुत कुछ राजनीति में होता है, इसलिए उसका महत्व और उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। इसलिए ऐसे लोग बाग सदा जीवित रहेंगे। आप युवाओं की बात करते हैं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीति में किसकी राजनीति को बेहतर समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। सचिन अशोक गहलोत की देखिए, ये अभी जो सरकार हमारी चल रही है और 5 साल में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की क्षमता है कि सारी गंदगी और सब प्रकार के उसको समेट कर साथ रखकर वो शासन चला सकते हैं, इसलिए ये सरकार 5 साल चली। अगर ऐसे मौके पर साफ सुथरा आदमी होता कोई तो वो कभी का गिर जाता, जो बेईमानों को बांध सके और बेईमान चुंबक के जैसे चिपकता है। राजनीति में अगर बेईमान को आप संरक्षण देंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पकड़ लेता है। वो जानता है कि ये आदमी मुझे बचा के रखेगा। इसलिए ये इस 5 साल को पूरा करने में मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसको 5 साल सरकार को चला नहीं सकता था। ये उनकी विशेषता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो जो सब कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। क्या इन सबको देखते हुए आपको लगता है कि सचिन पायलट जब मानेसर गए थे इसी गंदगी को दूर करने के लिए गए थे, या ऐसी ही गंदगी को राजनीति से दूर करने के लिए वो आदमी लड़ाई लड़ने के लिए गया था, या फिर उनके कोई पर्सनल कारण थे, बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, या फिर जिस समय चुनाव खत्म हुए थे उस समय ये तय हुआ हो कि इतने दिन ये मुख्यमंत्री रहेंगे और इतने दिन ये रहेंगे? जो बातें मुझसे संबंध नहीं रखती उसका तो जवाब देने की स्थिति में हूँ नहीं, मगर ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं उस समय उस कठिन दौर में अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, क्योंकि मुझे लगा कि वही सही चीज़ है। और जो सचिन पायलट ने उस समय किया वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो सरासर गलत था। और वो जो है, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के पास अनुभव का जो अभाव होता है उसका वो शिकार हो गए। उनकी नीयत में खोट होए ऐसा मैं नहीं मानता। उनको गुमराह कर दिया लोगों ने और उसका वो शिकार हो गए। और वो जो उन्होंने कदम उठाया वो कदम नहीं उठाना चाहिए था, मगर वो बात पुरानी हुई। और जहाँ तक युवाओं की बात कर रहे हो, मैं किसी एक व्यक्ति तक अपनी बात तक सीमित नहीं हूँ। मैं तो युवा जनरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अनेक लोग बाग दूसरे भी हो सकते हैं जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस व्यवस्था को। और कांग्रेस को उस दिशा पर सोचना चाहिए। और मैंने तो कहा है कि 75% हमारे टिकट पलट देना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। राज साहब, एक सवाल और कि जैसे जो मानेसर कांड हुआ, लोग बागों में एक चर्चा है कि इससे सचिन पायलट का जो भविष्य का राजनीतिक कैरियर है, भविष्य में जो उनकी राजनीति होगी उस पे ये एपिसोड हमेशा याद किया जाएगा। जब तब भी कांग्रेस पार्टी में बात चलेगी किसी बड़े पद की, ये उनके आड़े आएगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका अनुभव और आपका जो नज़रिया है उसके आधार पे क्या लगता है आपको? ये प्रश्न मेरे लिए महत्वहीन है। इसके बारे में सचिन पायलट ही बेहतर बता पाएंगे, मैं क्यों बोलूँ इसके बारे में। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कदम गलत था और अशोक गहलोत ने उसको संभाला, वो सही थे। मगर ये मतलब नहीं है कि अशोक गहलोत जो सब कदम उठाते हैं वो सही हों, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी जो मैंने बीमारी बताई है वो तो जो ये मैं की बीमारी है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो मोदी जी और ये हमारे गहलोत साहब दोनों एक ही बोली बोलते हैं और वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं, सब मिलकर काम होता है। अभी नीचे आपके घर के बाहर एक विरोध का बोर्ड लगा हुआ है,
कोटा विकास प्राधिकरण का कि इसका विरोध करो, ये लूट प्राधिकरण है। मैंने विरोध नहीं, मैं विरोध कर रहा हूँ। आप विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ का एक विधायक हूँ, कोटा का रहने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत घातक है और ये इसका प्रॉपर्टी डीलर्स को इसका लाभ होएगा। और चरम शिखर पर जो राजनेता बैठे होते हैं दोनों पार्टी के, वो इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। ये गलत हो रहा है और इसलिए मैंने लिखा है। ये मेरे निजी विचार हैं। आपकी नहीं, लेकिन मैं कल रात को आ गया था 8 बजे के आसपास आपके कोटा शहर में, और मैं घूम रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये शहर। फिर अब मैं जब आपके घर की तरफ आ रहा था तो मैंने 10, 20, 50 लोगों से चर्चाएं की कि यार इस शहर को इतना खूबसूरत, ये पहले से इतना खूबसूरत था, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था, या फिर अब हुआ है। तो लोगों ने कहा कि 3 साल में खूबसूरत हुआ है। लोग इसका श्रेय शांति धारीवाल को देते दिख रहे हैं। जो जनता के बीच में से आवाज़ आती है उसको सही मानकर चलना चाहिए। लोग बागों के बीच में से जो आवाज़ निकल के आती है वही जन भावना होती है और उसको सही मानना चाहिए। इसलिए जो दिख रहा है और जो आप बाहर से आए, जो आप महसूस कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत है। और जो अच्छा है वो अच्छा है, उसको कौन नकार सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक तो आप भी हैं, लेकिन लोग मंत्री शांति धारीवाल को इसका श्रेय दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल दिखा के और देश की सत्ता पे काबिज हुए, मुझे कोटा शहर देखने के बाद में लगा कि क्यों ना राजस्थान के लोगों को, आप सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को सलाह दें कि कोटा शहर दिखाया जाए हर शाम कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, जिस तरीके के रोड बने हैं, जिस तरीके के फ्लाईओवर हैं, जिस तरीके का यहाँ सौंदर्यकरण है, वो अपने आप में एक मिसाल के तौर पे पेश की जा सकती है। लेकिन कोटा का जब भी कहीं कोई एडवर्टीजमेंट आता है, कोटा के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। देखिए, शांति धारीवाल बहुत योग्य व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इनको मौका मिलना बड़ी चीज़ है। इनको मौका मिला मंत्री के रूप में काम करने का। अगर इनको मौका मिलता तो ये बेहतरीन मुख्यमंत्री भी साबित होते। अगर इनको पहला, अब तो खैर अभी वो जो है, क्योंकि मेरे से तो बहुत उम्र में ज़्यादा हैं, मगर इन्होंने जो अच्छा काम किया वो अच्छा है। और जो बुरा है, जिसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, वो बुरा है। बहुत चीज़ें ऐसी है जो तकलीफ़दायक है। विधायक साहब, एक लेटर और लिखा था आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसमें आपने कहा कि 500 के नोट से और 100 के नोट से महात्मा गांधी जी की फोटो को हटा दिया जाए, या तो वहां अशोक स्तंभ हो या फिर वहां चश्मा हो। भ्रष्टाचार में जो ये नोट जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। और मोदी जी की तो जो मैंने लिखा था तो एक अपनी भावना व्यक्त करी थी, क्योंकि मोदी जी का मेरा मानना यह है कि वो, उनमें एक अवगुण कहूँगा मैं, कि वो अहंकार इतना है कि कभी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। और गलती स्वीकार कर लेना को किसी आदमी, महान व्यक्ति को और आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं खींचती। देखिए, अलग किस्म के वाहन बाज़ारों में बिकते हैं। कोई की कीमत करोड़ों में भी होती है, कोई 5 लाख की है, 10 लाख का है कोई, मगर ऐसा एक भी वाहन नहीं है, कितना ही महंगा हो, जिसमें रिवर्स गियर नहीं हो। गाड़ी तो आगे चलने के लिए बनाते हैं, रिवर्स गियर क्यों डालते हैं? कि कहीं अटक जाए तो पीछे आओ। तो ऐसे ही आदमी में अगर रिवर्स गियर नहीं है, इन्होंने इतने जुल्म ढाए देश के ऊपर, अच्छे काम करे वो तो अपनी जगह है। कोरोना में जिस प्रकार से इन्होंने एकदम, जैसे लाइट बंद करते हैं, पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया, कितनी तकलीफ दी लोगों को। नोटबंदी की कोई आवश्यकता जो नहीं थी, और अगर थी तो पूर्ण रूप से वो विफल रही। मगर इन्होंने कभी देश के सामने ऐसे माफ़ी नहीं मांगी कि मैंने ये गलती हो गई, इससे आप लोगों को तकलीफ हुई। ये अहंकार का है, और प्रधानमंत्री का, कोई अहंकारी प्रधानमंत्री हो देश का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। अब सवाल एक और ये पूछ लेते हैं कि आज की जो राजनीति है, आज का जो परिदृश्य है, आप देखते हैं युवा नेताओं के साथ भी बैठते हैं, सदन में बहुत से युवा नेता हैं, उनमें पैसा कमाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, अलवर से, वहाँ पे
आम चर्चाएं हैं कि विधायक साहब ने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए कमा लिए। आप इतने साल तक विधायक रहे, इतनी बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, फिर भी एक आम सा घर देख के मैं सकते में आ गया एक बार कि किसी विधायक का, इतनी बार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, एक मामूली सा घर। आप राजनीति में ऐसी पाठशालाएं क्यों नहीं होती कि जो युवा लड़के और लड़कियां विधायक बनते हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। देखिए, 3 संस्थाएं हैं जहाँ से एक बच्चे को तामील मिलती है। एक तो होता है कि घर में माता पिता शिक्षा देते हैं, एक होता है समाज, स्कूल में जहाँ से वो पढ़ने जाता है, उसके माता पिता जिस स्कूल में उसको भेजते हैं, और तीसरा है समाज। दुर्भाग्य से तीनों जगह माहौल जो है वो इस प्रकार का है कि उस बच्चे को वो तामील मिली नहीं पाती जो पहले हमारे पुराने समय में लोगों को मिलती थी। और आज की तामील यही है कि धन कैसे कमाया जा सकता है, उसी के आधार के ऊपर समाज में मूल्यांकन होता है। इसलिए जो लोग बाग भटक रहे हैं वो उनको को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि समाज में व्यवस्था इस प्रकार की है। आज व्यवस्था साफ सुथरा जीवन व्यतीत करने के अनुकूल नहीं है। पूरा देश की व्यवस्था का समीक्षा की जाती है तो विकास की समीक्षा भी अर्थव्यवस्था पे होती है। देश की समीक्षा अर्थव्यवस्था की है, घर में भी, आदमी के समाज में भी उस व्यवस्था अर्थव्यवस्था से। और हमारी राजनीतिक पार्टी भी जब चुनाव का टिकट देती है तो इस बात पर भी विचार होती है कि पैसा कितना खर्च करने की इसकी क्षमता है। कभी ये देख के नहीं देखती कि साफ़ सुथरा आदमी है, ईमानदार है, उसको देख कर नहीं देती। कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ वो देखती है कि इसकी क्षमता कितनी, कितना पैसा है खर्च करेगा, और यह पैसा खर्च करने वाला है तो उसको उसका उपयोग करती है। और राज्यसभा में तो बड़े बड़े जो उद्योगपति को पैसे के लिए ही तो राज्यसभा में भेजा जाता है, दोनों पार्टियों में होगा। तो पैसे का महत्व को तो आज समाज में और बढ़ेगा, और साफ सुथरे लोगों का आना धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि वो बहुत कम दिखेंगे आपको। विलुप्त हो जाएगी वो प्रजाति जो ईमानदारी से काम करेगी। नहीं, देखिए, विलुप्त तो नहीं होगी। कितना ही बेईमान आदमी हो, कितना ही बड़ा चोर है, घर से अगरबत्ती तो राम की जलाता है, रावण की नहीं जलाता वो। इसलिए कदर तो सत्य की होगी, मगर अगरबत्ती राम की जलेगी। आदमी जीवन में कितना ही बेईमान हो, मगर वह रावण की अगरबत्ती, जिस दिन रावण की अगरबत्ती जलाने लग जाएगा तो समझना सब कुछ बंटाधार हो गया। तो पूजा तो बड़े से बड़ा चोर और बड़ा से बड़ा नेता, भ्रष्ट नेता, और वो जितना ज़्यादा भ्रष्ट है उतनी ज़्यादा पूजा अर्चना करेगा, उतने ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम करेगा, जैसा कि ये 12 वाला करता है। जितना ज़्यादा भ्रष्ट होगा उतना ही भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं और ढोंग वो करते हैं। राज्यसभा चुनाव से मुझे एक संदर्भ याद आ गया कि अभी एक लाल डायरी मिली है। राजेंद्र गुड़ा उसको सदन में लेके गए, शायद उस दिन आप मौजूद थे या नहीं थे। फिर बाहर आके प्रेस के सामने कहा कि मेरे साथ में मारपीट हुई है और मुझसे लाल डायरी छीन ली। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि कोई लाल डायरी नाम की चीज़ थी जिसमें कुछ लेन देन था, और लेन देन था तो उसमें राज्यसभा चुनाव का भी कुछ लेन देन का मसला बताया जाता है। देखिए, ये पूरा प्रकरण गुड्डा जी से संबंधित है। न तो मैं विधानसभा में था, न मुझे लाल डायरी के बारे में कुछ जानकारी, मगर मैं ये इतना जानता हूँ कि गुड्डा को जो कुछ बोलना होता है उससे कोई रोक नहीं सकता है, और उससे ही गुड्डा बना है, उससे उसकी पहचान है। जो उसके मन में होता है या जो उसके पेट में है वो खुले में बोलता है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक। ये गुड्डा है, इसीलिए राजेंद्र गुड़ा गुड़ा है। हाँ। वो गुड्डा, उसको उसकी वो गुड्डा को वो पहचान है उनकी। उसको कोई, आप अभी जैसे बात कर रहे हैं तो आपको खांसी आई तो आप पहले से बोलेंगे कि मेरे को खांसी आते ही खांस लेता है। वो मन में आता है तो बोल देता है, ये गुड्डा है। वो सब अलग अलग है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है कि मैं उसका समर्थन करता हूँ या विरोध करता हूँ, उसका कोई महत्व नहीं है। गुड्डा अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह बोलते हैं, गहलोत जी अपनी जगह बोलते हैं। सब आदमी इंडिविजुअल अपने अपने अलग कैपेसिटी में है। कौन क्या बोलता है जनता के ऊपर है कि वो उसको किस दृष्टि से देखते हैं, कौन कितना सही मानता है, कौन कितना गलत मानता है। मेरे मानने से मेरा सोच बनता है, आपके मानने से आपका सोच बनेगा। उसके अलावा जो है मैं कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ कि गुड्डा जो बोल रहे हैं वो सही है, लाल डायरी में लिखा है वो सही है।
मगर ये बात ज़रूर है कि भ्रष्टाचार के ईंधन के बिना राजनीति जो है आज के समय में सब दोनों पार्टियों में जो पैसा जिसको अंडर द टेबल बोलते हैं उसका महत्व पहले भी था और अब बढ़ गया है। जिस मंत्री पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मैं लोगों से पता कर रहा था, कुछ युवा नेता जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आदमी है जो बीजेपी पार्टी को भी चलाता है, वहाँ भी फंड रिलीज करता है और कांग्रेस में भी रिलीज करता है। बीजेपी भी उसी आदमी को टिकट देती है जो वो चाहते हैं, जिसको वो चाहते हैं, जिससे वो चुनाव लड़ें और आसानी से जीत जाएं। आपको लगता है क्या कि दोनों ही पार्टियों में इस आदमी की इतनी पहुंच है और पैसा इतना बोलता है? इसकी कितने पहुँच है तो नहीं जानता, मगर पैसे की ताकत की दोनों तरफ पहुँच होती है। इसलिए जो समझदार आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, कोई आपके पास आएगा चुनाव में, उसको लगता है कि आदमी जीत सकता है तो भविष्य में काम आएगा, तो वो आके बोलेगा साहब मैं आप क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। और वही व्यक्ति आपके विरोधी के पास भी जा रहा है और उससे भी वो कि वही बात कर रहा है, वो भी खुश है, आप भी खुश है, उसको भी मदद कर रहा है, आपको भी मदद कर रहा है। और वो बोलता है कि अपने को तो अपना काम चलाना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, डूब जाएगा इतना पैसा तो डूब गया। तो ये इस प्रकार का हिस्सा बन गया। तो ये उसी में का है, व्यापारी है शुद्ध। आपको लगता है कि आप मानते इस बात को कि जो मैंने कहा या फिर जो लोग कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों में बराबर पैर हैं, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? ऐसे अनेक होंगे लोग बाग, अनेक लोग भाग होंगे ऐसे तो। अब एक चीज़ और बता दीजिए कि अब विधानसभा चुनाव है 2023 के, कभी भी हो सकते हैं, नवंबर और दिसंबर में तो होने हैं ही। आप मुख्यमंत्री पद पर किसकी वकालत करेंगे एज ए सीनियर लीडर? देखिए, आपको क्या मालूम था कि जगन्नाथ पाड़िया या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? जगन्नाथ पाड़िया को भी पता नहीं था। बरकतुल्ला खान कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, उनको कभी पता नहीं था कि मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, किसी को संभावना नहीं थी कि अशोक गहलोत प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो भविष्य में क्या रखा है उसका तो कौन जवाब देगा? ये तो हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और वसुंधरा राजे जी जो है, उनको क्या मालूम था कि वो जो है उनको मुख्यमंत्री जो है इस रूप से बनाया जाएगा? वो तो चुनाव हार चुकी थी, धौलपुर में थी, उसके बाद उनको एकदम बुला के झालावाड़ से चुनाव लड़ाया गया। और अब वो वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत है, उनको ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सबसे कमज़ोर करना चाहता है। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है, कौन कहाँ बनेगा कोई कह नहीं सकता। आज क्या है, वसुंधरा राजे बीजेपी में, मोदी जी नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसके ज़मीन पे पैर जुड़े हुए हैं उसको उठने का मौका दिया जाए। 5 स्टार होटल में आपने देखा है ना, बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगा देते हैं और नीचे दिन में 2 बार दूब काटने की मशीन से घास को काटा जाता है ताकि एक घास की पत्ती भी ऊपर नहीं दिखे। तो ऐसे बीजेपी में जो जिसमें भविष्य है उठने का, उसको काट दिया जाता है, और जिसमें उठने की क्षमता नहीं है उसको उठा के कुछ बना दिया जाता है। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके नाम अब राजनीति में उछल रहे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, चाहे सचिन पायलट हो, अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, या फिर एक दो लोग और जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा माना जा सकता है, चुनाव के बाद में कोई नया ही चेहरा आएगा इन सबको दरकिनार करके? क्योंकि आपने जो मुझे एग्जाम्पल दिए उनसे तो यही लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि भविष्य के बारे में जो बात करे इस तरह की, और मेरे को तो इस प्रकार का अनुभव है नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये बनेगा, ये दूसरा बनेगा। वो जगदीश कातिल से पूछो, वो बता देगा सारा। हाँ, वैसे लोग बाग हैं जिनका काम ही यही है, जो वो सारी भविष्यवाणी करते हैं। जगदीश कातिल भविष्यवाणी कर देते हैं क्या? वो बोलते रहते हैं, उनका शो सुनता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो वो कलाकार हैं, वो यहाँ पहले कोटा में रह चुके हैं। कोटा में रह चुके हैं। यहाँ RS अधिकारी थे ना वो। अच्छा, हाँ, इसलिए नाम ही कातिल है उनका। कातिल। सचिन पायलट में आप भविष्य का मुख्यमंत्री देखते हैं क्या? संभावना है उनमें, युवाओं में तो मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे, मैं मानता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और वो जो है उनके, इनसे तो काम मेरा कम पड़ा है, मगर इनके पिता राजेश पायलट, गजब की उनकी क्षमता थी, उन्हीं के बेटा हैं। और मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं। मौका मिलेगा
तो भविष्य बताएगी। अभी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आए, उसके बाद इस तरह के प्रश्नों का महत्व होता है, और उसके बाद अगर आप आके बात करेंगे तो उसके बाद जवाब देने की स्थिति अलग होगी। अभी मेरा बोलना कोई मायने नहीं रखता। आपका अनुभव क्या कहता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि राजनीति में जिसने इतने साल गुजार लिए हो और जनता के बीच में जो आदमी रहता हो, अनुभव उसको हो ही जाता है, जनता कुछ ना कुछ तो आके बताती है। जनता के मन में क्या चल रहा है उसको कोई नहीं नाप सकता, कोई भी नहीं नाप सकता। जब ये इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, तो इंदिरा गांधी जी के पास फीडबैक ये था कि आपके विरोधियों को तो कोई खड़ा होने वाला मिलेगा नहीं। और जब उस बार के सारे लोग बाग जो है बिल्कुल चुप हो गए थे, कोई बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इमरजेंसी थी देश में। और भ्रमित हो गई इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने चुनाव करवाया तो लोगों के जो मन में था वो निकला, और कांग्रेस बहुत बड़े मतों से हारी। और उसी जनता ने 2 साल के अंदर ही वापस इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेस को शासन में बिठाया। तो ये पब्लिक जो है हर चीज़ को देखती है, और मेरा मानना यह है कि जो जनता का निर्णय होता है वो इतना स्पष्ट और सुंदर होता है, चाहे वो आपको खुद को, जैसे मैं भी पिछला चुनाव हारा तो मैंने उनको सलाम करा, मैंने कहा धन्यवाद तुमने जो नतीजा दिया है। आदमी बहुत बार सोचता है कि मैंने इतना काम किया है, काम के आधार पे ही हम बोलते हैं कि हमने इतना काम करा है और जनता हमको चुन के भेजेगी। तो काम के आधार पर अगर वोट पड़ रहे हों, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 156 हमारी आएंगी सीटें, तो मैं बोलता हूँ कि 44 क्यों छोड़ दिए आप, 200 ही बोलो ना आप कि 200 हमारी आएंगी, क्योंकि काम के आधार पर तो सब जगह काम हुआ है, इसलिए उसी को नापतन करके। मगर जनता ऐसा आपको उस हिसाब से देखती नहीं है, अनेक चीज़ें देखती है, और उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसलिए पब्लिक के पेट में क्या है, मन में क्या है, और क्या परिस्थितियाँ बनती है आखिरी समय तक, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये ज़रूर है कि लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को काम की दृष्टि से जितना कुछ अभी सरकार ने करा है, उससे सरकार के प्रति नाराज़गी तो बिल्कुल नहीं है जनता में, और उसको देखकर अगर वोट दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और वोट उस हिसाब से मिलना चाहिए। मगर ये भी निर्भर करता है कि मैदान में आप किसको सामने उतारते हो, कैंडिडेट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। विधायक साहब, एक सवाल और कर लेता हूं कि क्या अब जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं, क्या एक साथ चुनाव प्रचार एक ही गाड़ी से करते हुए नजर आएंगे? इन दोनों से पूछेंगे, जवाब देने की स्थिति में तो ये है। मैं कैसे इस बात को कह सकता हूँ कि ये एक ही नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो इन्हीं से बात करिए। और वो जो कांग्रेस की जो हमारी सीनियर जो लीडर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके हिसाब से वो अपनी दिशा तय करेंगे। 35 लोगों की एक कमेटी बनाई है इन्होंने, वो अनेक चीज़ें तय करेगी। और इसमें हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी और रंधावा जी, मुझे लगता है कि वो काफ़ी गंभीरता से इन सब बातों का चिंतन करके काम करेंगे।